हेलो, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, आधार क्लासेस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के वीडियो देख लिए होंगे, आज हम लोग प्रॉपर स्टार्ट करेंगे भाई डिफिनिट इंटीग्रेशन। क्लियर है प्यारे बच्चों? पहले क्लास में हमने बता दिया था आपको कि इंटीग्रेशन जो है बेसिकली हम दो तरीके से सीखने वाले हैं। इंटीग्रेशन कितने तरीके से सीखने वाले थे भाई? दो तरीके से। एक था आपका डिफिनिट और एक था क्या? इनडिफिनिट। तो इनडिफिनिट पोर्शन हमने पढ़ लिया है, क्लियर है। और एक क्या था भाई? डिफिनिट। ध्यान से समझना, इनडिफिनिट में हमने ये देखा था कि कोई भी लिमिट नहीं रहेगी, लेकिन डिफिनिट पोर्शन में क्या लिमिट आ जाएगी भाई? a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स आता था, लेकिन कोई लिमिट नहीं आती थी। पहली क्लास में आपको बताया था कि ये हमें क्या देता है? एरिया अंडर द कर्व। क्लियर है प्यारे बच्चों? और ये हमें क्या देता है? इंडिफिनिट इंटीग्रेशन फैमिली ऑफ कर्व, जो कि हम इसकी बात कर चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर डिफिनिट इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो आओ उसकी फील लेते हैं कि डिफिनिट इंटीग्रेशन बेसिकली होता क्या है और उसको हम पढ़ते क्यों हैं। ध्यान से समझना, एकदम फील लेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन का। आ जाओ भाई, डिफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल लें डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन डिफिनिट इंटीग्रेशन हमें क्या देता है भाई? एरिया अंडर द कर्व। ये आपको दिखेगा कैसे? ए से बी एफ एक्स डी एक्स। क्लियर है? ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझना, जैसे ये कोई कर्व है ये कोई क्या है भाई? कर्व है। और हमें ए से लेकर बी तक हमें क्या चाहिए? एरिया चाहिए। मतलब ये वाला पोर्शन का हमें क्या चाहिए? एरिया चाहिए। ठीक है? तो अगर ये कर्व आपका एफ एक्स है, तो अगर आप एफ एक्स को ए से बी इंटीग्रेट कर देते हो तो हमें क्या मिल जाता है? एरिया अंडर ए टू बी। क्लियर है? एरिया अंडर ए टू बी, हमें टोटल एरिया मिल जाता है ए से बी तक का। कहोगे सर इसकी फील कैसे आई? हमें कैसे पता चलेगा कि एरिया ही देगा? तो इसकी फील हम लोग लेक्चर के लास्ट में थोड़ा सा लेंगे, लेकिन उसके पहले हम प्रॉपर बात करने वाले हैं यहाँ पे कि बेसिकली एरिया अंडर द कर्व जो देता है, क्लियर है, वो आता कैसा है? क्लियर है? कैसे हमें एरिया अंडर द कर्व ये हमें निकाल के डिफिनिट इंटीग्रेशन बेसिकली प्रॉपर देता है। तो ये क्लियर है प्यारे बच्चों कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या देता है भाई? एरिया अंडर द कर्व ऑफ एफ एक्स ग्राफ फ्रॉम ए टू बी, क्लियर है भाई? तो कहोगे, तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए कि अगर एरिया अंडर द कर्व देता है तो हम एरिया अंडर द कर्व अलग से चैप्टर क्यों पढ़ते हैं भाई? एक चैप्टर आप पढ़ोगे जस्ट डिफिनिट इंटीग्रेशन के बाद, AUC, एरिया अंडर द कर्व। तो आओ प्रॉपर फील लेते हैं। क्लियर है? चलो थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर है? मान लेते हैं कि इसका इंटीग्रेशन है कैपिटल एफ एक्स। इस स्मॉल एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? कैपिटल एफ एक्स। तो होता क्या है भाई? कैपिटल एफ एक्स प्रॉपर हम लोग लिखते हैं और लोअर लिमिट में लोअर लिमिट, अपर लिमिट में अपर लिमिट। फिर आपको शायद ये पता होगा, इतना फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि पहले अपर लिमिट पुट करते हैं एफ ऑफ बी, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं एफ ऑफ ए। तो दैट्स इज द इंटीग्रेशन ऑफ दैट एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी, वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो कहने का मतलब ये हुआ भाई कि यहाँ पे हमें हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के मिलेगा। क्लियर है? हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगा, जबकि जब हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करते थे तो वहाँ पे हमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं, एक फंक्शन प्रॉपर मिलता था। लेकिन यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के हमेशा मिलेगा, जो उसके अंदर एरिया बन रहा होगा, क्योंकि एरिया तो हमेशा क्या होगा भाई? कांस्टेंट होगा। बोलो, अब कई सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए, ध्यान से समझना भाई, इसको नोट कर लें। एक बात बताइए आप कि अगर डिफिनिट इंटीग्रेशन हमें एरिया देता है, डिफिनिट इंटीग्रेशन अगर हमें एरिया देता है, तो एरिया की वैल्यू कभी कभी तो डिफिनिट इंटीग्रेशन से निगेटिव आ जाती है, तो फिर हम क्या माने वहाँ पे? क्लियर है? हम वहाँ पे क्या माने? तो उस सिचुएशंस में आपको क्या करना है? उस सिचुएशन में आपको उस एरिया को क्या बनाना है? पॉजिटिव बनाना है। चलो थोड़ी देर के लिए बात कर लेते हैं, ध्यान से समझना। जैसे मैंने ये ले लिया साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। आप इसको देखे हो क्या? एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। और इसको एक काम कर रहा हूँ, 0 से पाई इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ। कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स। तो मेरे भाई बताओ, साइन एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा 0 से पाई में,
वो कितना आएगा सर? साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन आता है हमें पता है माइनस कॉस एक्स आता है, तो क्या लोअर लिमिट अपर लिमिट? क्लियर है सर? पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा माइनस कॉस पाई माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, ये निकल के आएगा सर -1 प्लस 1, क्योंकि कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है भाई -1, तो +1 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा 1, यानी आंसर कितना आ जाएगा 2। तो कहने का मतलब ये हुआ सर, जो ये एरिया आता है एक ब्रांच का साइन एक्स का, वो कितना आता है 2 यूनिट। कितना यूनिट? 2 यूनिट। बोलो तो सर दूसरी ब्रांच का कितना आएगा? उसका भी कितना आएगा? 2 यूनिट। 2 यूनिट 2 यूनिट। लेकिन आपको एक चीज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ जिसको देख के आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। कहोगे सर वो कौन सी चीज है, बताइए जल्दी से। आओ बताता हूँ, ध्यान से समझना। मैं इसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ 0 से 2 पाई। कहाँ तक? 0 से 2 पाई। ये 2 पाई है भाई। तो आपके हिसाब से क्या, अगर ये 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, तो टोटल 4 यूनिट आना चाहिए, ठीक है। लेकिन आओ मेरे भाई यहाँ पे देखते हैं, जो आंसर आएगा उससे आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। कहोगे सर कैसे? आओ समझते हैं। सर आएगा यहाँ पे तो माइनस कॉस एक्स 0 से 2 पाई। क्लियर है भाई? आओ 2 पाई रखते हैं पहले, उसके बाद 0 रखेंगे, तो माइनस ऑफ कॉस 2 पाई एंड माइनस ऑफ कॉस 0। कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है 1, यानी -1 यहाँ से आएगा, +1 यहाँ से आ जाएगा कितना? 0। ये क्या आ गया सर? ये क्या आ गया? एरिया तो 4 यूनिट आना चाहिए था, 2 दैट एंड 2 दैट, लेकिन आ कितना गया? 0। तो सर आपने तो बोला था डिफरेंट इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व देता है, तो यहाँ पे तो ठीक है दिया उसने 2 यूनिट, लेकिन यहाँ पे अगर 0 से 2 पाई इंटीग्रेट कर रहे हैं तो प्रॉपर ये एरिया आना चाहिए, 0 कैसे दे रहा है? क्लियर है? तो अगर इसका एरिया 4 आता तो हम लोग चैप्टर उसी एरिया अंडर द कर्व इसके आगे ना पढ़ते। तो ध्यान से समझना हो क्या रहा है, जितना एरिया पॉजिटिव पोर्शन में है, पॉजिटिव पोर्शन, उतना ही एरिया निगेटिव पोर्शन में है, निगेटिव पोर्शन। तो ओवरऑल एरिया का जो कैलकुलेशन हो रहा है यहाँ पे +2 और -2, ये ओवरऑल मिला के कितना दे रहा है? 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डिफरेंट इंटीग्रेशन का ये जरूर बोलेंगे कि एरिया अंडर द कर्व देता है, लेकिन निगेटिव एरिया पॉजिटिव एरिया दोनों देता है। आई बात समझ? निगेटिव अगर निगेटिव डायरेक्शन में होगा तो निगेटिव एरिया देगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में देगा। इसीलिए आगे चल के हम लोग एरिया अंडर द कर्व पढ़ते हैं, अदरवाइज उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी अगर हमें प्रॉपर यहाँ पे सिर्फ एरिया अंडर द कर्व देता है। डिफरेंट तो क्या बातें क्लियर हो चुकी हैं? तो नोट डाल के यहाँ पे लिख लेना, नोट डिफरेंट इंटीग्रेशन गिव्स अस एरिया अंडर द कर्व, पॉजिटिव एरिया और निगेटिव साइन विथ एरिया, निगेटिव साइन विथ एरिया। क्लियर है? एरिया निगेटिव नहीं आएगा, लेकिन साइन उसका क्या आ सकता है? निगेटिव, क्योंकि आपको पता है एरिया की स्केलर क्वांटिटी और निगेटिव नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आपको फील आया कि बेसिकली डिफरेंट इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ रही है। तो डिफरेंट इंटीग्रेशन की वैल्यू कभी भी अगर 0 आ रही होगी तो इसका मतलब हमें बिल्कुल नहीं समझेंगे क्या एरिया कुछ बना ही नहीं रहा है क्या? नहीं, हो सकता है एरिया बना रहा हो और कंपनसेट होके प्लस माइनस क्या वैल्यू दे रहा हो? 0 दे रहा हो। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? तो चलो बात करते हैं इंटीग्रेशन का प्रॉपर और फील लेते हैं। तो क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई? क्या इतनी सी बात समझ में आई कि अलग से सर एरिया अंडर द कर्व हमें पढ़ना पड़ेगा? तो इसीलिए आपको पढ़ाया भी जाता है एरिया अंडर द कर्व अलग से। क्लियर है? तो ये फील आया क्या? क्या डिफरेंट इंटीग्रेशन हमें सर निगेटिव और पॉजिटिव एरिया दोनों देता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलो अगर इतनी सी बात समझ में आई है तो आओ बात कर लेते हैं कुछ इंटीग्रेशन का। जैसे आ गया -2 से 4 x dx का। तो आपको बताया कि पहले इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कर लो। क्लियर है? तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? x²/2। उसके बाद क्या करेंगे भाई? लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे सर, तो आएगा 2² माइनस साइन आप जब -2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? कितना आ जाएगा? 4/2। बोलो 4/2। बोलो भाई, ध्यान से सोच के बताना। तो ऐसा नहीं लग रहा है, सॉरी अपर लिमिट कितनी है? 4 है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 4²। तो कितना आ जाएगा? 16/2 माइनस 2। इसका मतलब आ जाएगा आंसर सर 6 यूनिट। बोलो भाई 6 यूनिट एरिया आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ। 1 से 2 e⁻x dx, 1 से 2 e⁻x dx। जल्दी से बताओ आंसर कितना आएगा?
1 से 2 e टू द पावर x dx। सर e टू द पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x ही होता है। पहले लोअर लिमिट फिर अपर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो ई स्क्वायर आएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा ई। ये रहा आपका आंसर आपके सामने। क्लियर है। अब कोई बच्चा यहाँ पे डाउट ये पूछ सकता है, क्लियर है, कोई बच्चा एक मिला डैश डैश लड़का था, उसने जो है मुझसे पूछा कि सर एक बात बताइए, आपने बोला है कि जो अंदर इंटीग्रेशन है उसको पहले इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करो, उसका इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करो उसका, उसके बाद उसमें लिमिट पुट कर दो। तो आपने तो सर यहाँ पे c नहीं लिया। क्या नहीं लिया भाई? c, क्योंकि हमें पता है बेसिकली कि जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। बोलो आपने सर c को क्यों नहीं लिया? अरे मेरे भाई c को लिया, c को मैंने लिया। अब आओ तुम्हें बताता हूँ कि c को लो या ना लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहोगे सर कैसे? आओ, क्या चलो मान लेते हैं एक ने c को ले लिया, ठीक है, और एक ने c को नहीं लिया है। आई बात समझ में? तो एक ने जिसने c को नहीं लिया होगा उसका आया होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 सिर्फ इंटीग्रेशन, और एक ने c लिया होगा उसका ये आया होगा। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेगा तो 1/2 माइनस 0 आएगा, मतलब आंसर आएगा सर हाफ। और जिसने लिया होगा मेरे भाई वो भी उतना ही आंसर निकाल के देगा, क्योंकि 1 पुट करोगे तो ये आएगा, माइनस जब 0 पुट करोगे तो माइनस c बचेगा, तो c कैंसिल हो जाएगा, अपने आप कितना आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये समझ में आया भाई कि पहले हमें उस अंदर वाले पोर्शन का इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कर लेना है और उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देना है। और यहाँ पे आपको जान के खुशी होगी कि बार बार वो जो c से आप परेशान हो रहे थे उस बार बार c को लिखना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। c लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ओवरऑल क्या हो जाएगा? कैंसिल होके खत्म हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलो आओ कुछ क्वेश्चंस और आपको दे रहा हूं, फटाफट आंसर बताएं कितना आएगा, फटाफट, ठीक है। चलो बताएं भाई, 1 से लेके √3 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 4 से 5 e टू द पावर x, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 4 से 5 e टू द पावर x, जल्दी से करके बताएं आंसर कितना आएगा, जल्दी से, समय बिल्कुल नहीं लेंगे, तुरंत आंसर बताना है भाई, जितना जल्दी सॉल्व कर सको। सर पहले डिफरेंट इंटीग्रेशन करेंगे। बताओ भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंट इंटीग्रेशन आएगा वो कितना आएगा? वो कितना आएगा बताएं भाई, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, समय बिल्कुल ना लें। tan इनवर्स एक्स सर होगा, tan इनवर्स एक्स होगा सर, c लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 से √3 पुट करेंगे, पहले मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट, तो tan इनवर्स √3 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे सर तो आएगा tan इनवर्स 1। सर इसकी वैल्यू आएगी पाई बाई कितना? 3 माइनस पाई बाई 4। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो आंसर आपका कितना निकल के आ जाएगा बताओ? एलसीएम लोगे तो नीचे कितना आएगा? 12, 12, बोलो 4 पाई माइनस 3 पाई, 4 पाई माइनस 3 पाई मतलब पाई, मतलब आंसर कितना आ जाएगा? पाई बाई 12। इसका आपने निकाल लिया होगा सर e टू द पावर 5 माइनस e टू द पावर 4, e टू द पावर 5 माइनस e टू द पावर 4। बहुत सही, बहुत मज़ेदार। आओ कुछ क्वेश्चन और करते हैं भाई, फटाफट कॉपी पेन तेजी से चलाएं ताकि मज़ा आए इनडिफिनिट पढ़ के। एक और ले जाओ भाई, एक और ले जाओ। 0 से पाई बाई 4 tan x dx, tan x dx, बताओ क्या tan x का इंटीग्रेशन याद है? क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है tan x का इंटीग्रेशन? और एक और लेके जाओ, i इज इक्वल टू 0 से 2/3 dx अपॉन 4 प्लस 9x स्क्वायर, 4 प्लस 9x स्क्वायर। क्या तुम्हें इसका इंटीग्रेशन याद है? क्या तुम्हें याद है भाई? लॉग ऑफ tan x का क्या आता था? मॉड ऑफ सेक x। सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 से पाई बाई 4। सर अपर लिमिट पुट किया तो आया लॉग ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होगी? √2 माइनस 0 पुट करेंगे कितना आएगा भाई? सेक 0 1, लॉग 1 कितना होता है? 0, मतलब आंसर आएगा सर लॉग √2। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। कितनी होती है? 0। आ जाओ भाई सेकंड क्वेश्चन में आए और मूव फास्ट जल्दी लगा के बताएं, ठीक है। सर ये तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप वाला है, ठीक है, तो पहले 9 कामन कर लेंगे सर। 9 कामन करोगे मेरे भाई नीचे से तो 1/9 आएगा, 0 से 2/3 dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर।
तो ये तो सर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप बन गया, हाँ हाँ बिल्कुल वही तो बना। तो आता है सर 1/a मतलब 2/3, बोलो tan इनवर्स x/a मतलब x कितना है, x ही है, a कितना है 2/3, बोलो क्लियर है सर। यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट कितना है 2/3। गौर से देखो क्या यहाँ पे 1/9 पहले से ही था, इस कांस्टेंट को बाहर ले लिया हूँ क्योंकि इसका अंदर कोई रोल नहीं है। तो सर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बाहर आ जाएगा 1/6 और नीचे जब 2/3 पुट करेंगे सर तो आएगा tan इनवर्स 1, बोलो tan इनवर्स 1 माइनस 0 पुट करेंगे सर 0 हो जाएगा और tan इनवर्स 1 की वैल्यू आती है π/4, यानी आंसर आ जाएगा सर π/24। बताओ जल्दी से, बोलो बोलो बोलो, क्लियर है भाई यहाँ तक। तो सर इसका मतलब ये समझ में आया कि डिफिनिट इंटीग्रेशन जो है बहुत आसान है सर, मज़ेदार है, इसमें कुछ है नहीं, बस आपको सिर्फ इनडिफिनिट अच्छे से आना चाहिए और आपका क्वेश्चन आपके सामने होगा आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों। हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज और आएंगी आगे चल के, वो मज़ेदार प्रॉपर्टी हैं जो आपको आँख फाड़ोगे तुरंत आंसर दोगे। एक क्वेश्चन और करके बताओ मुझे, 0 से 1 x e⁻x, 0 से 1 x e⁻x, बोलो क्या तुम्हें याद है ये वाला क्वेश्चन? अरे इसको बाई पार्ट से सॉल्व करते थे, याद करो। क्लियर है, तो पहले बाई पार्ट से सॉल्व कर लेते हैं। बाई पार्ट से जब सॉल्व करोगे इसको, ठीक है, तो देखो आएगा क्या, क्या इसको किसी को फर्स्ट मांगते थे? हाँ सर इसी को फर्स्ट और इसको क्या मानते थे? सेकंड। तो फर्स्ट वाले को छोड़ देते थे, सेकंड वाले को इंटीग्रेट करते थे, बड़ा सा इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट करते थे और इसको इंटीग्रेट कर देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर पहले इंटीग्रेट कर लें। ठीक है, तो x e⁻x माइनस e⁻x, बोलो सर लिमिट आएगी 0 से 1, पहले 1 पुट करेंगे सर तो आएगा e माइनस e, बोलो अब 0 पुट करेंगे सर, 0 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये तो हो जाएगा सर 0 और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई 0 माइनस 1, यानी आंसर कितना निकल के आ जाएगा 1। अरे भाई आसान है काफ़ी ज़्यादा बोलो, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन सर। चलो आओ एक और आपको बताता हूँ, एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें मज़ेदार। एक क्वेश्चन और मज़ेदार, 1 से 2 x/x+1 x+2 dx, याद करो इसको क्या बाई पार्शियल फ्रैक्शन करते थे, नीचे फैक्टर हो सर ऊपर डिग्री कम हो। ठीक है, तो कैसे करते थे, क्या nr, ध्यान समझना भाई, क्या nr बराबर लिखेंगे, क्लियर है, इस पूरे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं x+1 इंटू x+2 में, देखना भाई ध्यान से। यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ सर a/x+1 प्लस b/x+2 यहाँ पे अगर कंपेयर करोगे ए बी निकालने के लिए तो a टाइम्स x+2 प्लस b टाइम्स ऑफ x+1 बराबर होगा x के, बराबर होगा किसके, x के। क्लियर है, अब यहाँ से कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हो, लेकिन आपको एक और आसान तरीका बताता हूँ एक काम करो, x की वैल्यू -1 पुट कर दो। कहोगे सर क्यों? अरे इसकी वैल्यू -1 पुट करोगे तो b 0 हो जाएगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, बोलो तो पुट x इक्वल टू -1, जैसे ही -1 पुट करोगे यहाँ पे कितना आएगा a, ये कितना हो जाएगा 0, उधर कितना आ जाएगा -1, मतलब a की वैल्यू कितनी है -1। पुट x इक्वल टू -2, पुट x इक्वल टू -2, बोलो बोलो, जैसे ही -2 पुट करोगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ -2 + 1 कितना आएगा -b, बराबर कितना हो जाएगा भाई -2, मतलब b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, मतलब ओवरऑल इंटीग्रेशन सर कन्वर्ट हो चुका है 1/2, a की वैल्यू कितनी है -1/x+1 प्लस 2/x+2 में और इंटीग्रेट करते हैं, इसका इंटीग्रेशन सर याद है मुझे, log ऑफ मॉड ऑफ x+1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ मॉड ऑफ x+2, बोलो क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 1 से 2, अपर लिमिट सर पुट करेंगे, अपर लिमिट तो पहले जब 2 पुट होगा तो -log3 आएगा सर, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ, जब सर 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 4 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे सर तो माइनस ऑफ log ऑफ 2 प्लस ऑफ 2 ऑफ log ऑफ 3, बोलो यही आएगा।
चलो थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टी देखेंगे, पहले भी देखते आ चुके हैं कि लॉग अगर n टू द पावर लॉग n इंटू लॉग m है तो इसको लिख सकते हो log m टू द पावर n। बोलो, ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की। और एक फार्मूला और आपको सिखाया था कि log m बाई n जो होता है वो आता है log m माइनस log n। बोलो, और एक और होता है, 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं। log m इंटू n बराबर होता है log m प्लस log n के। बोलो, क्लियर है प्यारे बच्चों? क्लियर है? तो ये आपको समझ में आया होगा। और इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो माइनस log 3 प्लस ये आगे चला जाएगा सर, log 16 हो जाएगा, माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लस हो जाएगा log 2 प्लस प्लस क्या log 9 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से देखो तो ऐसा नहीं लग रहा है ऐसा नहीं लग रहा है, ध्यान से समझना भाई, ध्यान से। log 9 और log 3 को एक साथ ले लो तो इसको लिख सकता हूँ log ऑफ, वैसे सबको एक साथ रख लेते हैं, सबको एक साथ। क्लियर है? देखो कैसे सबको एक साथ रखेंगे, log ऑफ ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 16 इंटू 2 इंटू 9, और जो माइनस साइन के साथ वो डिवाइड हो जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा log 32। कितना हो जाएगा? log 32 इंटू 3, log 32 इंटू 3। ये आपका आंसर आपके सामने होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो कहने का मतलब ये हुआ सर कि कुछ नहीं करना है, बस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर देना है और उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एकदम फील आएगा आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन डिफिनिट इंटीग्रेशन। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं इसमें मेथड्स की बात करते हैं। देखना ध्यान से, एक आता है बाई सब्स्टिट्यूशन, बाई सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? कहोगे सर इसमें भी आ गया क्या ये बाई सब्स्टिट्यूशन? हाँ भाई, इसमें भी आ गया। अब यहाँ पे ध्यान समझना, ज़्यादातर बच्चे गलतियाँ यहीं पे करते हैं सब्स्टिट्यूशन पे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन लगाते समय आपको एक बात का ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है? तो इसमें कौन सी बात का ख्याल रखना पड़ेगा, नोट डाल के लिखें। क्लियर है? जैसे हम याद करो x की वैल्यू tan थीटा पुट कर देते थे। क्लियर है? बोलो, पुट कर देते थे ना। लेकिन अब यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करते समय में एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो भी वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है, जो भी फंक्शन सब्स्टिट्यूशन करना है आपका, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि मस्ट बी फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस इन डोमेन। अपने डोमेन में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कहोगे सर कैसे? कहोगे सर कैसे? तो आओ बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे आपसे बोला कि 0 से पाई, ध्यान समझना, 0 से पाई tan ऑफ x dx, tan ऑफ x dx। क्लियर है? ऐसा कहीं अगर आपने कोई इंटीग्रेशन किया और कहीं ऐसा आया कि 0 से पाई tan x dx ये आ गया। क्लियर है? कोई आपने सब्स्टिट्यूशन किया और वहाँ पे आ गया 0 से पाई tan x dx, अब आप tan x का इंटीग्रेशन लिख के जो है इंटीग्रेट कर दिए। तो मेरे भाई आपको गौर से बता दूं, देखना मगर बोर्ड पर, कि tan x जो होता है वो पाई बाई 2 पे डिसकंटिन्यूअस होता है। कितना होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है पाई बाई 2। अगर आपने डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया तो मामला हो जाएगा गड़बड़, आंसर गलत निकाल दोगे, आंसर गलत निकाल दोगे। ठीक है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? करना ये पड़ेगा आपको कि सब्स्टिट्यूशन के दौरान आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है? ध्यान देना पड़ेगा कि वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है? और किन बातों का ध्यान रखना है, और एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियरिटी आ जाए आपको। ठीक है? और अच्छे से क्लियरिटी आ जाए। 0 से 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है? आपको लग रहा होगा कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लें। हाँ, तो बिल्कुल मान लो, क्या दिक्कत है। अब देखो, जो हमने t माना है वो भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, वो कहीं भी आपका डिसकंटिन्यूअस नहीं है। t मतलब क्या है? कोई पॉलिनोमियल है f(x = t). ठीक है? चलो बात की बात है, आओ ध्यान समझते हैं। सर डिफ्रेंशिएट किए तो 2x dx बराबर क्या आ गया, dt। मतलब सर x dx बराबर क्या आ गया, dt बाई 2। dt बाई कितना आ गया, 2। तो सर इसका मतलब ये समझ में आया कि ओवरऑल इंटीग्रेशन हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें भाई, dt डिवाइडेड बाई t
इंटू हाफ। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना भाई, गौर से। यहाँ पे लिमिट किसकी चल रही बता सकते हो? यहाँ पे जो लिमिट चल रही है किसकी चल रही है? एक्स की। और आपने सब्स्टिट्यूशन लगाया, सब्स्टिट्यूशन क्या लगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लिया। तो अब यहाँ लिमिट किसकी चलेगी? अब यहाँ पे लिमिट किसकी चलेगी? टी की। यहाँ पे लिमिट किसकी चल रही थी? एक्स की, लेकिन यहाँ पे लिमिट किसकी चलेगी? अब बाई टी की। तो ध्यान से गौर से सोच के बताओ, जब एक्स 0 था तो टी कितना है? जब एक्स 0 था तो टी कितना है? मेरे भाई वहाँ पे 0 वैल्यू पुट करो तो क्या टी की वैल्यू 1 आ रही है? इसका मतलब जब एक्स 0 था तो टी की वैल्यू कितनी थी? 1। और जब x 1 हुआ तो t की वैल्यू कितनी हो गई? 2। इसका मतलब लिमिट सर ये हो जाएगा। अब आओ, इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो कितना होता था? log t, log t, log t। बोलो 1 से 2, 1 से 2। क्लियर है? यहाँ मॉडुलस लगाना नहीं भूलोगे, लेकिन यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉडुलस छोड़ भी दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आ जाएगा सर log 2 माइनस log 1 दैट इज log 2, दैट इज log 2। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। तो देखो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। बातों का ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जिसको मान रहे हो शुड बी कंटिन्यूअस। क्लियर है? सेकेंड चीज आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिमिट जो है आपको चेंज करना पड़ेगा। अब कोई बच्चा ये कहता है, जानते हो डैश डैश बच्चों की कमी नहीं होती है। क्लियर? और दिमाग लगाते रहते हैं। एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा कि सर एक बात बताइए आप, मैं नहीं चेंज करूँगा लिमिट को। ठीक है, लिमिट को यहाँ पे चेंज नहीं करूँगा। तो मैंने कहा नहीं चेंज करोगे तो फिर क्या करोगे? उसने कहा सर आपने जो इंटीग्रेशन किया है log ऑफ मॉड टी, यहाँ तक मैं भी इंटीग्रेशन करूँगा, यहाँ तक मैं भी इंटीग्रेशन करूँगा। क्लियर है? उसके बाद में log टी की वैल्यू, जो टी की वैल्यू हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोलो, और लिमिट रखेंगे 0 से 1 ही। तो हाफ टाइम्स ऑफ क्या log 2 माइनस log 1 आया? बोलो। अच्छा यहाँ हाफ भी चल रहा है भाई, हाफ चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ का आंसर बाई 2 भी आएगा। तो सर हमारा भी तो आंसर वही निकल के आया भाई, log 2 बाई 2। और आपने बताया था सर लिमिट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, अगर आप लिमिट चेंज कर देते हो तो फर्दर जो आपने फर्ज अदा किया था, जो फर्ज यहाँ पे माना था कि प्लस 1 की वैल्यू टी होगी, वो बाद में आपको टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी पड़ेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर आप चाहते हो कि मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा उसके बाद लिमिट पुट करूंगा, तो आपको जब सब्स्टिट्यूशन करना ही है, ठीक है, तो आप लिमिट चेंज ना करें। क्लियर है? लिमिट चेंज ना करें, लिमिट को एज इट इज वही रहने दें, प्रॉपर लिमिट को वही रहने दें और टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और प्रॉपर जो लिमिट थी आपकी वही रखना है। लेकिन अगर आप चाहते हो, क्लियर है, कि बार हम पीछे सोचेंगे ही नहीं पीछे क्या हुआ था, तो आप टी की लिमिट चेंज कर दो। क्लियर है? क्योंकि वहां पे x चल रहा था तो यहाँ पे क्या चलेगा? t चलेगा। क्लियर है प्यारे बच्चे? चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और करते हैं और आपको थोड़ा सा फील देता हूँ। तो आप चाहो तो लिमिट चेंज भी कर सकते हो, आप चाहो तो लिमिट ना भी चेंज करो तो भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ज़्यादा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सेम आएगा। आंसर आपका क्या आएगा भाई? सेम आएगा। आ जाओ एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और आपके सामने 0 से पाई बाई 2 आपके सामने बोर्ड पे है क्वेश्चन और साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। जैसे ही तुमने इसको देखा तुम्हारे दिमाग में ख्याल आया क्यों ना सर कॉस एक्स को टी मान लें। सर बगल में साइन एक्स डी एक्स किस में लिखा हुआ है? डी टी में। तो माइनस साइन एक्स डी एक्स किस में चला गया भाई? डी टी में। तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी। क्लियर है? आओ कन्वर्ट करते हैं, आओ कन्वर्ट करते हैं। एक बच्चे ने कहा सर मैं लिमिट चेंज करूंगा क्योंकि मैं टी माना हूं तो टी में ही निकालूंगा, और मैं भी आपसे कहूंगा कि आप लिमिट चेंज कर लिया करें। ठीक है, बाद में सब्स्टिट्यूशन का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं चेंज करना तो प्रॉपर यहाँ पे जो टी माने वो टी उठा के रखना और लिमिट यही रखना है। ठीक है, लेकिन मैं तो कहूँगा यहीं पे चेंज कर लो क्योंकि आगे चल के कोई समस्या ना उत्पन्न हो, मतलब पीछे फिर चल के देखना ही नहीं है। चलो आओ, तो देखो यहाँ पे जब x 0 था तो t की वैल्यू कितनी? 1। जब पाई बाई 2 हुआ तो t की वैल्यू कितनी हो गई? 0। बोलो। और इंटीग्रेशन क्या? 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी में कन्वर्ट हो गया, अभी माइनस साइन के साथ। बोलो बोलो बोलो, यही कन्वर्ट हो गया भाई। अब क्या आपको पता है कि 1 प्लस टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन आता है वो आता है tan इनवर्स टी, tan इनवर्स टी, और लिमिट क्या है? 0 से 1। तो 1 वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा क्या? माइनस साइन पहले से ही है, पाई बाई 4 माइनस 0।
मतलब आंसर आ जाएगा आपका -π/4, -π/4। बोलो क्लियर है भाई यहाँ तक? अब कोई बच्चा ये कहा सर अगर मैं सब्स्टिट्यूशन ना करता है लिमिट वाली तो लिमिट वाली ना करते भाई तो यहाँ पे आपको प्रॉपर cos x लिखना पड़ता, ठीक है, cos x लिखना पड़ता और लिमिट आप 0 से π/2 ही रखते तब भी आंसर यही बात है। तो मैं तो कहूँगा सब्स्टिट्यूशन कर लो, अगर आपकी इच्छा नहीं करती है करने की तो मत करो, कोई समस्या नहीं है, बस बाद में वो फर्ज दो तुमने माना उसको अदा कर देना, ठीक है, तो आपका आंसर सेम आ जाएगा। तो इसका मतलब ध्यान आया भाई कि सब्स्टिट्यूशन करते समय किन किन बातों का ख्याल हम लोग रखेंगे। तो दो बातों का सिर्फ ख्याल कि जिसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो पहली चीज कंटिन्यूअस होना चाहिए, सेकंड लिमिट बाद में चेंज कर देंगे, लिमिट बाद में क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो आ जाओ अब यहां पे बेहतर चीज पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट, बहुत मजा आएगा आपको इसकी प्रॉपर्टी समझ के। डेफिनेट इंटीग्रेशन ध्यान से समझना कौन सी प्रॉपर्टी है सर। तो पहली प्रॉपर्टी आपको दिखाता हूं, पहली प्रॉपर्टी आपको मजा आएगा, a से b f ऑफ x dx ये बराबर होगा a से b f ऑफ t dt के। a से b f ऑफ x dx बराबर होगा a से b f ऑफ t dt में। कहोगे सर क्यों बराबर होगा? तो आपको एक चीज बता दूं कि वेरिएबल चेंज करने से, बार बार कह रहा हूं, वेरिएबल चेंज करने से ना तो इंडिफिनिट में फर्क पड़ रहा था और ना ही इंडिफिनिट में फर्क पड़ेगा। तो ऑन चेंजिंग द वेरिएबल इंटीग्रेशन रिमेन सेम। कहोगे सर कैसे? कैसे हम मान लें कि सेम रहेगा? कैसे मान लें हम कि सेम रहेगा? तो आओ आपको मानना ही पड़ेगा क्योंकि मैं आपको प्रूफ बताने वाला हूं, आप मानोगे कैसे? आओ दिखाता हूं आपको। मैंने कहा तुमसे, क्या कहा कि y इक्वल टू साइन एक्स एक ग्राफ है या फिर fx इक्वल टू साइन एक्स है, fx इक्वल टू साइन एक्स एक ग्राफ है और उसका एरिया बताओ 0 से पाई में। आपने कहा सर आएगा 2 यूनिट। कितना आएगा? 2 यूनिट। इसके पहले निकाल चुके हो। अब मैंने आपसे कहा कि इसी ग्राफ को y एक्सिस में ले और फिर वैल्यू 0 से पाई में इंटीग्रेट करो। बोलो, मैंने आपसे कहा कि यही y एक्सिस में ले लो, 0 से पाई साइन एक्स dx था तो आपने 2 बताया। अरे भाई अगर इसी को साइन y dy ले लो 0 से पाई में तब भी तो 2 ही आएगा। क्लियर है? क्या वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रेशन में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, एरिया नहीं बदलेगा भाई, एरिया वही रहेगा। क्लियर है? तो सर इतनी सी बात, पहली प्रॉपर्टी हमें समझ में आ चुकी है कि a से b f ऑफ x dx या फिर a से b f ऑफ y dy या फिर a से b f ऑफ t dt रहेगा तो इंटीग्रेशन में सर कोई फर्क नहीं आएगा, इंटीग्रेशन रिमेन कांस्टेंट। बहुत सही, बहुत लाजवाब। क्लियर है भाई? तो यहां तक हमने बात कर ली। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड देखना मगर बोर्ड पर, ठीक है। आ जाओ P2 की बात करते हैं, प्रॉपर्टी सेकंड की। ध्यान समझना, a से b f ऑफ x dx बराबर होगा a से c f ऑफ x dx प्लस c से b f ऑफ x dx। कहोगे सर ये आपने क्या कर दिया? आओ बताता हूं मैंने क्या किया। मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से समझना, देखना मगर बोर्ड पर, ध्यान से सुनना। जैसे ये ग्राफ है आपका, ठीक है, a से b। क्लियर? यहां पे प्रॉपर एक चीज लिखना भाई कि c बिलोंगिंग टू a से b, तभी आप ऐसा कर पाओगे। एक ऐसा c बिलोंग कर रहा है a से b में। तो एक बच्चे ने कहा सर आपको ये तो मुझे पता है कि a से b इंटीग्रेट करोगे तो यही एरिया मिलेगा, ठीक है। एक बच्चे ने कहा सर मैं तो ऐसे नहीं इंटीग्रेट करूंगा, मैं तो c पे इसे ब्रेक करूंगा, ठीक है। c पे क्या करूंगा? ब्रेक करूंगा। c पे क्या करूंगा भाई? ब्रेक करूंगा। अरे मेरे भाई, तो c पे ब्रेक करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंटीग्रेशन में, ये एरिया प्लस एरिया हो जाएगा। बोलो, a से c इंटीग्रेट किए, c से b इंटीग्रेट किए, ये एरिया आ जाएगा। बोलो, कहोगे सर और इसकी कहां जरूरत पड़ सकती है? तो आपको बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल देने वाला हूं। आपकी आंखें
खुली की खुली रह जाएंगी। और यहाँ पे थोड़ा सा अपने मन की आंखों को खोल के देखना भाई, मन की आंखों को थोड़ा खोल के देखना, मजा आ जाएगा आपको। देखना ध्यान से, मैंने आपसे कहा कि 0 से पाई में tan x को इंटीग्रेट करो। आपसे कहा कि 0 से पाई में tan x को इंटीग्रेट करो। आपने कहा कि सर इंटीग्रेशन इसका तो आएगा log ऑफ मॉड ऑफ cos x, log ऑफ मॉड ऑफ cos x या फिर sec x। मैंने कहा हाँ इतना ही आएगा। आपने कहा सर लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट कर दीजिए। मैंने कहा चलो पुट कर देते हैं, चलो भाई पुट कर देते हैं। तो log ऑफ, जब sec पाई की वैल्यू बता सकते हो भाई कितनी होगी। अगर cos पाई की वैल्यू -1 है तो sec पाई की भी वैल्यू क्या आएगी, -1, मतलब आएगा 1 1 1 1 माइनस sec 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, sec 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, मतलब log 1, यानी आंसर कितना 0। आंसर कितना भाई 0। क्लियर है। देखो यहाँ पे, देखो मगर बोर्ड पर ध्यान से समझना, 0 से पाई, यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, π/2 पे ब्रेक कर रहा हूं। कहोगे सर क्यों ब्रेक कर रहे हो, π/2 से पाई tan, इसलिए ब्रेक कर रहा हूं क्योंकि आपको मैं बता दूं तो π/2 पे ये फंक्शन इन्फिनिटी पहुंच रहा है। तो जहां कहीं भी डिसकंटिन्यूटी आएगी वहां पे आपको फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि आप एरिया गलत निकाल दोगे, आप एरिया गलत निकाल दोगे। क्लियर है। 0 से π/2 और π/2 से पाई। देखो एरिया तो 0 ही होने वाला है, क्योंकि जितना एरिया निगेटिव में है उतना ही एरिया पॉजिटिव में है, ठीक है। लेकिन मेरे भाई आपको π/2 पे ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि π/2 पे क्या है, डिसकंटिन्यूटी है। क्लियर है, इसीलिए आपको π/2 पे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को ब्रेक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं भी अगर डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी सर तो वहां पे हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे फंक्शन को। क्लियर है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फंस सकते हो इंटीग्रेशन में। क्लियर है, क्लियर है प्यारे बच्चों। तो यहां तक बात समझ में आई कि सर सेकेंड प्रॉपर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जहां कहीं भी डिसकंटिन्यूटी आएगी वहां पे हम फंक्शन को क्या करेंगे भाई, ब्रेक कर देंगे। कहोगे सर कैसे, कोई और एक एग्जांपल दो, कोई और एक एग्जांपल दो। आओ एक एग्जांपल और देता हूं आपको। जैसे आपसे कहा कि 0 से 2 बॉक्स एक्स ds को इंटीग्रेट करो। ये बॉक्स एक्स की कहानी क्या है सर, बॉक्स एक्स ये क्या होता है, बॉक्स एक्स वो होता है भाई, ध्यान समझना, इसको बोलते हैं GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, पहले से ही डिफाइन किया गया है। किस तरीके से डिफाइन किया गया वो समझना। ये ऐसे डिफाइन किया गया है कि जो भी वैल्यू इसके अंदर होगी उससे छोटा इंटीजर उसका क्या होगा, आंसर होगा। अगर इंटीजर होगा, यहाँ पे बॉक्स के अंदर अगर कोई भी इंटीजर होगा तो आंसर हमेशा इंटीजर आएगा। लेकिन अगर इंटीजर के अलावा कोई भी नंबर आता है तो उससे छोटा इंटीजर उसका क्या होगा, वैल्यू होगी। जैसे अगर आपसे बोला कि 0.1 का बॉक्स बताओ तो इससे छोटा इंटीजर 0, 0.2 का 0, इससे छोटा इंटीजर 0 ही तो आएगा। आपसे बोला चलो बताओ पाई का बॉक्स, तो पाई की बॉक्स की वैल्यू आएगी सर 3.141, बोलो 3.141 नहीं, 3.141 इसकी वैल्यू आएगी और बॉक्स की वैल्यू कितनी आएगी 3। आपसे बोला चलो π/2 के बॉक्स की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे सर 1 आएगी, 1.5 से बनाती है भाई, तो वैल्यू कितनी आएगी 1। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो बॉक्स का मतलब समझ चुके होगे आप कि बॉक्स का बस इतना सा मतलब है कि उससे अपने से छोटा लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर देगा, ठीक है। अब देखो क्या एक चीज और आपने कंटिन्यूटी अगर पढ़ा होगा ठीक ठाक से तो आपको ये पता है कि बॉक्स एक्स जो होता है वो बेसिकली 1 पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। 1 पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। तो अगर 0 से 2 में इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ये तो x है भी नहीं, बोलो बॉक्स x है, इसको कैसे इंटीग्रेट, हमने तो x का पढ़ा है, तो सर यहीं पे x² 2 लगा देंगे। मतलब क्या लगा दोगे, बॉक्स ऑफ x² 2 और 0 से 2 लिमिट पुट कर दोगे, नहीं ये रॉन्ग है। ये क्या है, रॉन्ग है। तो कहोगे सर सही क्या तरीका, और सही तरीका आपको बताता हूं। सही तरीका ये बताता हूं कि जहां पे इसकी डिसकंटिन्यूटी है 0 से 1 में, वहां पे क्लियर है ब्रेक कर दे रहा हूं और 1 से 2 में अलग से इंटीग्रेट कर दे रहा हूं, 0 से 1 और 1 से 2, क्योंकि इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो
तो कहोगे सर 0 से 1 में बॉक्स एक्स की वैल्यू क्या लिखोगे? अरे तो 0 से 1 में बॉक्स की वैल्यू कुछ भी ले लो, हमेशा आएगा आंसर 0 dx। बोलो 0 से 1 में कोई नंबर उठा लो, 0.99 उठा लो, वैल्यू हमेशा 0 आएगी। 1 से 2 में आएगा सर 1 dx, तो इसकी वैल्यू सर हो जाएगी 0, और इसकी वैल्यू आएगी x इंटीग्रेशन, और आप 1 से 2 रखोगे तो आंसर कितना आएगा? 1 आंसर आएगा। और आना भी चाहिए मेरे भाई, क्यों? क्योंकि आप गौर से देखो मगर बोर्ड पर, तो देखो यहाँ पे, अरे ये कितना 1 यूनिट है, बोलो, और ये डिस्टेंस ये 2 होता है, ये 1 यूनिट है, तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसका लेंथ 1 × 1, आंसर कितना आएगा? 1। क्लियर है प्यारे भाई? तो ध्यान समझना, अगर 0 से 3 बॉक्स ऑफ एक्स आ गया तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका इंटीग्रेशन सर होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा 0 से 1 बॉक्स ऑफ एक्स, सॉरी 0 से 1, ध्यान समझना, 0 से 1 में ब्रेक करेंगे, 1 से 2 में ब्रेक करेंगे, और 2 से 3 में ब्रेक करेंगे। सर 0 से 1 में 0 dx देगा आंसर, 1 से 2 में 1 dx देगा आंसर, और 2 से 3 में कितना देगा? 2 dx आंसर देगा। और उसके बाद क्या करेंगे? इंटीग्रेट करके आंसर लिख देंगे। बोलो 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 मेरे भाइयों, क्लियर है? तो क्या सेकंड प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आया भाई? सेकंड प्रॉपर्टी क्यों पढ़ते हैं कि जहां कहीं भी डिसकंटिन्यूटी आएगी इंटरवल में, वहां पे फंक्शन को ब्रेक कर देंगे, नहीं तो मामला हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, चलो बहुत सही, बहुत लाजवाब। आ जाओ, आओ आगे चर्चाएं प्रॉपर्टी थर्ड की तरफ बढ़ने वाले। यहां से आपकी वो बेहतरीन प्रॉपर्टी निकल के आएगी कि आपके होश उड़ने वाले हैं। आओ आओ वो उस होश को उड़ा लेते हैं तुरंत। देखो a से b f ऑफ x dx बराबर होता है माइनस b से a f ऑफ x dx, f ऑफ x dx। कहने का मतलब ये हुआ सर कि लिमिट चेंज करने से माइनस साइन का फर्क बाहर आ जाता। कहोगे सर क्यों बाहर आ जाता? चलो मान लेते हैं कि इसका इंटीग्रेशन है कैपिटल fx, ठीक है? तो अगर इसका कैपिटल fx है इंटीग्रेशन, तो a से b जब लिमिट पुट करेंगे तो आंसर आएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a। अगर इसका इंटीग्रेशन कैपिटल fx है तो यहां पर भी माइनस साइन के साथ क्या कैपिटल ऑफ f ऑफ b माइनस कैपिटल ऑफ f ऑफ a आएगा। और सोचो अगर दोनों वैल्यूज को तुम्हें बराबर करना है तो माइनस साइन बाहर लगाना पड़ेगा, तभी आंसर आपका निकल के आएगा। सॉरी यहाँ पे अपर लिमिट a था तो यहाँ a आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? b आएगा। बोलो अगर आप चाहते हो कि दोनों वैल्यूज बराबर हो तो क्या माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो इसका मतलब ये समझ में आया सर कि रिवर्स करने से माइनस साइन का फर्क बाहर आ जाता है। बोलो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 से 2 fx dx है, क्लियर है,